चलो भी टॉपिक दे रखा है चैप्टर नंबर 9 स्टार्टअप्स एंड रजिस्ट्रेशन। इस टॉपिक में एक दो बातें पढ़नी है आपको कि एक तो स्टार्टअप क्या होता है वो पढ़ना है, मतलब स्टार्टअप का मीनिंग क्या है वो हमें डिस्कस करना है, प्लस अगर हमें स्टार्टअप के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और डॉक्यूमेंट्स कहाँ फाइल करने हैं वो सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। प्लस स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च कर रखी है तो वो स्कीम्स कौन कौन सी है वो पढ़नी है आपको। ठीक है, अब सबसे पहले तो स्टार्टअप होता क्या है वो डिस्कस करना है। स्टार्टअप का मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, अब अगर हम अपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस को हम स्टार्टअप में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो उसे न्यू वेंचर बोलते हैं, न्यू बिजनेस न्यू वेंचर बोल दो। अगर आप उस न्यू वेंचर को स्टार्टअप का स्टेटस दिलवा दोगे तो आपको कुछ ऐसे बेनिफिट मिलेंगे जो किसी नॉर्मल न्यू बिजनेस को नहीं मिलते। ठीक है, तो अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपको कोई मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए, कैश बेनिफिट चाहिए, तो आपको स्टार्टअप का स्टेटस लेना पड़ेगा पहले। बिना स्टार्टअप के स्टेटस के आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, चाहे आपका बिजनेस नया है तो भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी बेनिफिट्स गवर्नमेंट इसलिए प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग ज्यादा काम स्टार्ट करें मार्केट में, लोग जॉब्स की तरफ कम भागे और खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ताकि लोगों को हम गवर्नमेंट बोल रही है कैश बेनिफिट देंगे, सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे, कॉस्ट कम कर देंगे। ठीक है, या बैंक से लोन दिलवाएंगे कम इंटरेस्ट रेट पे, बिना सिक्योरिटी के लोन दिलवाएंगे आपको काम करने के लिए। तो कुछ ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है जिससे इंडिया में जो है बिजनेस बढ़े और बिजनेस के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी कंट्री में क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो फिर पॉवर्टी भी कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जीडीपी भी क्या होगी, ग्रो करेगी। अब स्टार्टअप का मीनिंग क्या है? अ स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप और स्टार्टअप आप कैसे मर्जी बोल दो इसको, इज एन एंटरप्रेन्योर वेंचर जस्ट एन एमर्जिंग फास्ट ग्रोइंग बिजनेस दैट एम्स टू सो अनमेट, अनमेट का मतलब अनफुलफिल्ड नीड बाय डेवलपिंग अ वायबल, मतलब स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल अराउंड एन इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद यहाँ और आएगा, स्पेस आएगा, और अ प्लेटफॉर्म। ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप कोई एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, मतलब आप किसी प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करोगे, प्लस आपका जो बिजनेस है वो नया होना चाहिए, प्लस आप उस बिजनेस के थ्रू लोगों की अनफुलफिल नीड्स को पूरा करना चाहोगे। आपका बिजनेस जो होगा एक स्ट्रॉन्ग मॉडल पे डिपेंड करेगा, प्लस आप कुछ इनोवेटिव काम कर रहे होने चाहिए। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसा काम ऑलरेडी पहले बहुत से लोग कर रहे हैं तो हम स्टार्टअप नहीं माने जाएंगे, फिर हमारा बिजनेस तो नया माना जाएगा पर हम किस में फॉल नहीं करेंगे फिर। तो स्टार्टअप के अंदर आने के लिए आपका जो एक्टिविटी है वो इनोवेटिव होना जरूरी है, चाहे आप गुड्स में डील करो चाहे आप सर्विस में डील करो, उससे मतलब नहीं है। ममता, या फिर बोल रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो तो पुराना है, या सर्विस में डील कर रहे हो सर्विस पुरानी है, पर काम करने का तरीका क्या है आपका, प्रोसेस का मतलब काम करने का वे, मेथड, तो भी आपको हम स्टार्टअप मान लेंगे। तो कोई भी एंटिटी स्टार्टअप कब बनेगी, या तो आप किसी ऐसे गुड में डील कर रहे हो जो आज तक इंडिया में आया ही नहीं है, मतलब इनोवेटिव गुड है आपका, या आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो जो आज तक इंडिया में प्रोवाइड हुई नहीं है, मतलब आपकी सर्विस क्या होगी वहां पे, इनोवेटिव हो गई। या फिर आपका जो गुड है वो तो कोई एग्जिस्टिंग है, पुराना ही है, या सर्विस है वो भी क्या है, एग्जिस्टिंग है, पुरानी है, पर उसको प्रोवाइड करने का जो तरीका है या गुड्स को बनाने का जो तरीका है वो क्या हो गया, नया हो गया। या फिर गुड है पर उसका आपने यूज चेंज कर दिया, मतलब पहले कोई गुड था वो किसी और काम में इस्तेमाल आता था, अब वही चीज किसी और काम में भी इस्तेमाल, तो आपने उसका यूज बढ़ा दिया, तो भी हम क्या मान के चलेंगे, आप स्टार्टअप में आ गए हो। ठीक है, अ स्टार्टअप इज यूजुअली अ कंपनी, ये कह रहे हैं स्टार्टअप का स्टेटस जनरली किसको मिलता है, कंपनी को, पर सिर्फ कंपनी को ही नहीं मिलेगा, मैंडेटरी नहीं है ऐसा। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड वर्ड जरूरी है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पे, और एलएलपी, इनको भी स्टार्टअप का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपने पार्टनरशिप के फॉर्म में काम स्टार्ट किया और आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, प्लस आप किसी इनोवेटिव गुड के अंदर या इनोवेटिव सर्विस के अंदर या इनोवेटिव प्रोसेस में डील कर रहे हो, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है वो स्टार्टअप का स्टेटस लेने के लिए एलिजिबल बन जाएगी। या आप एलएलपी की फॉर्म में काम कर रहे हो, आप किसी इनोवेटिव गुड में डील कर रहे हो, इनोवेटिव सर्विस में डील कर रहे हो, या फिर आपका गुड और सर्विस न्यू नहीं है पर आपकी जो प्रोसेस है वो क्या है, इनोवेटिव है, तो भी आपकी एलएलपी स्टार्टअप बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अब कंपनी के अंदर बात करें तो कंपनी सिर्फ प्राइवेट चलेगी,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही एलिजिबल होती है किसके लिए? तो पब्लिक कंपनी स्टार्टअप का स्टेटस नहीं ले सकती, ध्यान रखना, ठीक है। A startup is usually a company designed to effectively develop and validate a scalable business model. तो कह रहे हैं स्टार्टअप का स्टेटस जनरली कंपनी को मिलता है, और सिर्फ कंपनी को ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि पार्टनरशिप फर्म भी एलिजिबल है अगर वो क्या है, रजिस्टर्ड है। एलएलपी भी एलिजिबल है अगर वो किसी इनोवेटिव काम में डील कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स में हैव हाई रेट ऑफ फेलियर। अब जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके फेल होने के भी तो चांस होते हैं ना, सक्सेस होने के चांस भी होते हैं और फेल के चांस भी होते हैं। तो कह रहे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर चाहे फेलियर के चांस हो, फिर भी बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप की फॉर्म में नया काम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग के साथ कि मतलब हमारा जो बिजनेस है वो फेल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, चलेगा, ग्रो करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, इस पे केस लो बन सकता है। अ कंपनी में सीज टू बी अ स्टार्टअप। ये कह रहे हैं कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास अभी तक स्टार्टअप का स्टेटस था, उसका स्टार्टअप का स्टेटस कैंसिल हो जाएगा। सीज का मतलब क्या होता है, या खत्म हो जाना। तो कह रहे हैं स्टार्टअप का स्टेटस खत्म हो जाएगा। अब खत्म तभी होगा ना जब पहले से हमारे पास स्टेटस होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं खत्म कब होगा, अगर आप जो आगे कंडीशंस दे रखी है उनमें फॉलो हो गए तो। पहली कंडीशन क्या है, सच एज बिकमिंग पब्लिकली ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट इन एन आईपीओ। मतलब एक ऐसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी बन चुकी है, पहले कंपनी प्राइवेट थी, उसको हमने पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको हमने लिस्टेड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कंपनी स्टार्टअप का स्टेटस होल्ड नहीं कर सकती। दूसरा, और सीजिंग टू एग्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी वाया मर्जर और एक्विजिशन। सेकंड कंडीशन ये है, हमने एक प्राइवेट कंपनी ओपन कर रखी थी, उसको हमने स्टार्टअप का स्टेटस दिलवाया हुआ था, हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी से मर्ज हो गई है, तो हमारा स्टार्टअप का स्टेटस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या हमारी प्राइवेट कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, तो भी हमारा स्टेटस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये दो कंडीशन है जहां पे किसी एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी का स्टार्टअप का स्टेटस सीज हो सकता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन कौन कौन सी बन गई, प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन गई, और पब्लिक बनने के बाद वो क्या बन गई, लिस्टेड। तो स्टार्टअप का स्टेटस खत्म हो जाएगा आपका। स्टार्टअप का स्टेटस खत्म, तो स्टार्टअप के अंदर जो बेनिफिट आप अवेल करे थे वो आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा केस, हमारी कंपनी प्राइवेट थी, स्टार्टअप का स्टेटस था, हमारी कंपनी दूसरी कंपनी से क्या हो गई है, मर्ज हो गई है, या हमारी कंपनी का किसी और ने टेक ओवर, तो भी स्टार्टअप का स्टेटस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम और बेनिफिट आगे नहीं ले पाएंगे, जितने बेनिफिट ले लिए वो उतने ही रहेंगे फिर। नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ है कि स्टार्टअप का कंसेप्ट कब लॉन्च हुआ और किन्होंने लॉन्च किया। तो 15 अगस्त 2015 को रेड फोर्ट पे जब ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने स्टार्टअप इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था 2015 के अंदर। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन इज बेस्ड ऑन एक्शन प्लान एम्ड एट प्रमोटिंग बैंक फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप वेंचर्स टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया कैंपेन जो है वो एक प्लान के हिसाब से लॉन्च किया गया, और उस प्लान में जो गवर्नमेंट है उसने क्या सोचा था कि हम बैंक्स को प्रमोट करेंगे कि बैंक जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करे लोगों को। मतलब ऐसे लोग जिनके पास कोई इनोवेटिव काम करने का आइडिया है पर पैसा ना होने की वजह से वो लोग काम नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट बैंक्स को प्रमोट करे कि आप उनको लोन दो ताकि वो लोग अपना इनोवेटिव काम मार्केट में स्टार्ट कर सके, ताकि मार्केट में काम क्या हो, बूस्ट। बूस्ट का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, ठीक है। और इससे कंट्री में जॉब्स भी क्या होंगी, क्रिएट होंगी, मतलब बढ़ जाएंगी, ठीक है। द कैंपेन मतलब द प्रोग्राम वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन इस 15 अगस्त 2015 एड्रेस फ्रॉम रेड फोर्ट। तो इस डे को उन्होंने ये स्कीम, ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब उसका अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एंटिटी स्टार्टअप कब बनती है, क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी आपको। तो इस पे एक बार है कि कब एंटिटी एलिजिबल हो जाएगी स्टार्टअप बनने की। इन द आइडेंटिफाइड एंटरप्राइजेस एन एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड स्टार्टअप। ये कह रहे हैं कोई भी एंटिटी स्टार्टअप बन सकती है अगर वो ए, बी और सी में जो लिखा है उसको पूरा कर देगी तो, ठीक है। अब ए में क्या लिखा हुआ है, अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ ना एंटिटी लिखा हुआ, सिर्फ कंपनी नहीं लिखा हुआ, तो एंटिटी में 3 लोग आएंगे, 3 एंटिटी आएंगी। कंपनी कौन सी, हाँ वो लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, हाँ। तो एंटिटी का मतलब आगे डिफाइन भी कर रखा होगा कि एंटिटी में कौन कौन आएगा, और यहाँ पे आप समझ भी गए।
तो कह रहे कोई भी एंटिटी स्टार्टअप का स्टेटस ले सकती है, कब तक? 10 साल तक। और वो 10 साल कौन से होंगे? स्टार्टिंग के। मतलब 10 साल के बाद आप नए नहीं माने जाओगे, आपको हम पुराना मान लेंगे। तो कोई भी एंटिटी जिसको बने हुए 12 साल हो गए हैं और 12 साल के बाद वो स्टार्टअप का स्टेटस चाहती है, नहीं मिलेगा। तो जब जब तक आपका बने हुए 10 साल पूरे नहीं हो रहे, तब तक आप स्टार्टअप का स्टेटस ले सकते हो। ठीक है, तो कोई एंटिटी है, मान लो वो 3 साल पहले बनाई गई है, या तो वो प्राइवेट कंपनी है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, या फिर एलएलपी है, उसको बने हुए 3 साल हुए हैं, तो अभी वो स्टार्टअप का स्टेटस ले सकती है। 7 साल बाकी पड़े ना उसके, तो एलिजिबल हो। बने हुए 5 साल हुए हैं तो भी एलिजिबल हो। बने हुए 6 साल हुए हैं तो भी एलिजिबल हो। 7 हुए हैं, 8 हुए हैं, 9 हुए हैं, 10वां चल रहा है तो भी एलिजिबल हो। 10 साल पूरे हो गए हैं फिर आप एलिजिबल। ठीक है, तो कभी भी आप स्टार्टअप का स्टेटस ले सकते हो जब तक आपके 10 साल कंप्लीट नहीं होते तब तक। अब कह रहे हैं स्टार्टअप का स्टेटस किन्हें मिलेगा? प्राइवेट कंपनी को जो इनकॉर्पोरेटेड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को जो कहां पर रजिस्टर्ड होगी 1932, या फिर एलएलपी को एज पर इंडियन एलएलपी 2008। तो अगर आप इन एक्ट्स के अंदर रजिस्टर्ड एंटिटी हो तो आप एलिजिबल हो अप टू 10 years अपनी एंटिटी को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए, और स्टार्टअप के बेनिफिट्स भी आप अवेल कर पाओगे। फिर सेकंड पॉइंट है, इफ इट्स टर्नओवर एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 13। अब कह रहे हैं टर्नओवर के जो डेफिनेशन है वो हम कहां से उठा रहे हैं? तो कंपनीज एक्ट 2013 में टर्नओवर की जो डेफिनेशन दे रखी है वही हम यहाँ पे लेके चलेंगे। फॉर एनी ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर्स हैज नॉट एक्सीडेड ₹100 करोड़। अब मान लो हमने एक नई कंपनी बनाई 2018 में, 2018 में हमने कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी। अब चल रहा है 2021, तो क्या हम स्टार्टअप का स्टेटस ले सकते हैं? ठीक है, अभी हमको बने हुए 3 साल हुए हैं ना, तो 7 साल बाकी पड़े हैं, तो हमने क्या कर लिया 2021 में स्टार्टअप का स्टेटस ले लिया। अब हम स्टार्टअप का स्टेटस कब तक होल्ड करेंगे? 7 साल तक, 2028 तक। तो 10 साल 2021 से स्टार्ट नहीं होंगे आपके, जब से आप बने हो तब से स्टार्ट होंगे ना। अब स्टार्टअप का स्टेटस आप चाहे लो 2 साल के बाद, लो 3 साल के बाद, लो 5 साल के बाद, पर बेनिफिट कब तक मिलेंगे? इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक मिलेंगे, ना कि जिस दिन आपने स्टार्टअप का स्टेटस लिया वहां से 10 साल तक मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा 2025 में हमारी जो कंपनी है उसकी टर्नओवर 150 करोड़ हो गई, तो वो स्टार्टअप नहीं रहेगी। अभी आप ये ना बोलना कि सर अभी टाइम तो पड़ा है 28 साल तक का, अभी 3 साल पड़े हैं ना, तो हम 3 साल तक बेनिफिट और लेंगे, आप ऐसा चाहते हो? आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे बिकॉज आपके जो टर्नओवर की लिमिट है वो क्या हो गई है? एक्सीड हो गई है। तो आप 2028 तक स्टेटस ले सकते हो और बेनिफिट भी ले सकते हो अगर आपकी टर्नओवर इस लिमिट के अंडर रहेगी तो लिखा हुआ है एनी फाइनेंशियल ईयर, स्टार्टअप का स्टेटस लेने के बाद किसी भी साल अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर चली गई किसी भी साल, तो आपका स्टार्टअप का स्टेटस खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, तो सीज के 2 पॉइंट ऊपर पढ़े थे हमने, मर्जर एक्विजिशन वाला केस पढ़ा था हमने, और दूसरा लिस्टेड वाला केस पढ़ा था। तो तीसरा केस कौन सा बन गया? टर्नओवर। और चौथा केस 10 years के बाद भी क्या हो जाएगा? वो सीज होगा ना। तो 4 कंडीशन हो गई सीज की। तो सीज पे अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक एंटिटी का स्टार्टअप का स्टेटस खत्म कब हो जाएगा? तो अगर उसको बने हुए 10 साल हो गए तो खत्म हो जाएगा। किसी भी साल टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर चली गई तो भी हो जाएगा। अगर वो एंटिटी मर्जर हो गई है उसका, या मालगमेशन हो गया है, या टेक ओवर हो गया तो भी खत्म हो जाएगा, या फिर वो कंपनी क्या हो गई है तो भी उसका स्टेटस क्या हो जाएगा। तो 4 केस बन गए टोटल, 2 ऊपर लिखे थे 2 यहाँ लिखे थे। हाँ जी, एक ही चीज होती है वो। हाँ, ये आप ग्रुप 2 में पढ़ोगे। नेक्स्ट आगे बोल रहे हैं कि आपको स्टार्टअप का स्टेटस मिलेगा, पर आप इस कंडीशन को भी पूरा करोगे। इट इज वर्किंग। इट का मतलब क्या हो गया? एंटिटी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो गई, एलएलपी हो गई, या फिर प्राइवेट कंपनी हो गई। ये कह रहे हैं कि वो जो काम कर रही है ना वो कोई इनोवेटिव काम कर रहा होना चाहिए। ठीक है, कुछ इनोवेशन में आप इन्वॉल्व हो, कुछ डेवलप कर रहे हो, कुछ यूज कर रहे हो। डिप्लॉय करना मतलब यूज करना। या आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जिसमें आप कौन से गुड में डील कर रहे हो? न्यू प्रोडक्ट के अंदर। या फिर आपकी जो सर्विस है वो क्या है, या आपका काम करने का तरीका क्या है? न्यू है।
जब इस तरीके से काम करोगे तो आपको हम 10 साल के लिए स्टार्टअप का स्टेटस दे देंगे, जब से आप बनोगे तब से। तो जब से आप इनकॉर्पोरेट हो जाओगे, वहां से 10 साल तक आप स्टार्टअप का स्टेटस ले लो, और उसके अंदर जो बेनिफिट आ रहे हैं उनको आप अवेल कर लो, अगर आप किसी इनोवेटिव काम में इन्वॉल्व हो तो। या तो आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए, या सर्विस, या फिर प्रोसेस। इनमें से कुछ भी इनोवेटिव है तो आप एलिजिबल बन जाओगे। ठीक है। उसके बाद आगे देखो, स्पेशल नोट दे रखा है आपको। एनी सच एंटिटी फॉर्म्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है केस लो के लिए, फर्स्ट पॉइंट। एनी सच एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस शैल नॉट बी कंसिडर्ड स्टार्टअप। बताओ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एग्जिस्टिंग कंपनी क्या नहीं होगी? एग्जांपल दो कोई। स्प्लिट का मतलब बट जाना। हाँ, हाँ, अलग हो गई। चलो, एक कंपनी है एबीसी। पेन नहीं चल रहा ढंग से। अब ऐसे ही समझ लो, पेन चल नहीं रहा ढंग से आज। टूट के हाथ में आ जाएगा, ऐसे ही नुकसान होगा मेरा। देखो, ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो पहले से बनी हुई है। अब जैसे हम मर्जर वाला केस पढ़ते हैं, मर्जर के अंदर तो दो एंटिटी मिल रही है, और स्प्लिट का मतलब उल्टा हो गया ना, डी मर्जर हो गया। उसको बोलते हैं डी मर्जर। डी मर्जर में कोई एक एंटिटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और मर्जर के अंदर दो एंटिटी मिल जाती है। ठीक है। तो मतलब एक ऐसी एंटिटी जो पहले से बनी हुई है, आपने उसका एक नया ब्रांच ऑफिस खोल दिया, तो ब्रांच ऑफिस को हम क्या नहीं मानेंगे? बिकॉज वो एक एग्जिस्टिंग एंटिटी का ही पार्ट है, इसलिए। तो ब्रांच ऑफिस नया खोल दिया आपने, आप चाहते हो कि ब्रांच ऑफिस को हम स्टार्टअप का स्टेटस दिलवा देते हैं, तो नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कोई भी ऐसी एंटिटी जो पहले से बनी हुई है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है, देखो, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, उसको हम कभी भी स्टार्टअप का स्टेटस। अभी पढ़ते हैं, रुको। इतना समझ गए पहले आप? ये इंपॉर्टेंट है केस लो के लिए। ठीक है। अब रिकंस्ट्रक्शन का मतलब, आपने जो अपनी कंपनी है उसकी कैपिटल वगैरह इंक्रीज कर दी, या आपने उसकी डिपार्टमेंट्स बना दिए, मतलब आपने अपने एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर इंटरनली कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो नई कंपनी बन गई हम ऐसा। अब जैसे घर बना हुआ था, उसको तोड़ के फिर से बना दिया, रिकंस्ट्रक्ट हो गया ना वो। आपने उसको पूरा तोड़ के फिर से नया बना दिया, तो रिकंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, तो उसको हम नया घर नहीं मानेंगे, हम उसे वही घर मानेंगे पहले वाले, चाहे आपने तोड़ के पूरा नया बनाया तो भी। ऐसे बोल रहे हैं कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन होगा, उसको हम नई कंपनी नहीं मानेंगे, वो कंपनी पहले वाली मानी जाएगी, उसको स्टार्टअप का स्टेटस नहीं मिलेगा। कहीं आप ये बोलो कि कंपनी को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, नई ब्रांच ओपन कर दी, उसको आप स्टार्टअप का स्टेटस दे दो, तो उसको हम स्टार्टअप का स्टेटस नहीं देंगे। टाइम पीरियड कितना हुआ है? तो देखिए, टाइम पीरियड देखा जाएगा ना, 10 साल का टाइम तो कंडीशन है, तो अप टू 10 ईयर्स ही बन सकते हो आप। ठीक है। कन्वर्टेड वाले केस में बन सकते हो, अगर आपकी पब्लिक कंपनी को बने हुए 10 साल नहीं हुए तो। जैसे ये बोल रहे हैं कि पब्लिक कंपनी बनाई गई आज से 4 साल पहले, 4 साल के बाद उसे हमने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको स्टार्टअप का स्टेटस मिल जाएगा 6 साल तक के लिए, बिकॉज 4 साल तो जा चुके हैं ना उसके, फिर उस केस में, इसलिए बोल रहे हैं। किसका? पहले पॉइंट का? अब रुको, एक बार तो बुलाते हैं उसको फिर। ये एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को दो कंपनीज होल्ड कर रही है, ये मान लो जेवी की फॉर्म में काम कर रही है। ठीक है। तो ये इक्विटी जॉइंट वेंचर हो गया ना, हमने एक नई कंपनी बना ली, और पहले से दो कंपनीज मार्केट में काम कर रही है, एक एमएनओ के नाम से, एक XYZ के नाम से। तो ये कंपनी मान लो इंडिया से है, ये चलो आप फॉरेन से मान लो, चाहे दोनों इंडिया से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, एक इंडिया से एक फॉरेन से, ये दोनों मिलके जेवी कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इन्होंने इक्विटी जॉइंट वेंचर की फॉर्म में काम स्टार्ट किया, 2 साल तक काम किया। अब ये दोनों अलग होना चाहते हैं, जेवी बंद करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर मान लो जो एबीसी कंपनी है उसमें इसके 50% शेयर थे, इसके 50% शेयर थे। एमएनओ और एक्स वाई जेड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उसमें एक्स वाई जेड अपना 50% शेयर सेल कर रहा है, और वो एक्वायर कौन कर रहा है? तो ये पूरी की पूरी डब्ल्यूएस बन जाएगी फिर इसकी। ठीक है, तो ऐसे केस में ये एंटिटी जो थी दोनों से स्प्लिट हो गई और बाद में किसी एक ने एक्वायर कर ली। तो कह रहे हैं कि इसको हम कोई अलग एंटिटी नहीं मानेंगे कि आपने कोई नई एंटिटी बनाई है। अब मतलब इसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि एमएनओ ने कोई नया डब्ल्यूएस बनाया है इंडिया में। वो एंटिटी पहले से काम कर रही थी, चाहे पहले वो जेवी की फॉर्म में काम कर रही थी, और अब वो क्या बन चुकी है, तो उसको हम स्टार्टअप का स्टेटस नहीं देंगे। ये स्टार्टअप नहीं बनेगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसी एंटिटी जो पहले से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, अगर उसमें से किसी एक पर्सन ने अपनी ओनरशिप हटा ली है और अब कंट्रोल जो है वो किसी एक के पास ही रह गया है या किसी नए के पास आ गया है, उस केस में वो नई एंटिटी बनी है ऐसा नहीं माना जाएगा। वो एंटिटी तो पहले ही थी, बस पहले कौन से फॉर्म में काम कर रही थी, वो जॉइंट वेंचर की फॉर्म में, और अब उसके पास स्टेटस कौन सा आ गया, डब्ल्यूएस का। तो भी उसको हम स्टार्टअप का स्टेटस नहीं देंगे। ये समझे? बताओ क्या समझ में आया? स्प्लिट तो ये हो गया ना, एक्स वाई जेड अलग हो गया पहले इससे। पहले ये दो ओनर थे इस कंपनी के। ठीक है, एमएनओ और एक्स वाई जेड के पास 50% शेयर थे दोनों के पास। अब एक्स वाई जेड अलग हुआ यहाँ से, तो उसने अपनी होल्डिंग हटा ली, वहां से पैसे ले लिए। अब एक कंपनी से स्प्लिट हो गया ना, अलग हो गया यहाँ से, तो एक कंपनी का पूरा कंट्रोल कहाँ चला गया? हाँ, स्प्लिट का मतलब होता क्या है? मर्जर बन जाएगा वो तो। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो देखो ऐसे ले लो, चलो आप एग्जांपल। एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, आप बताओ। मतलब इस कंपनी को हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक एमएनओ में और दूसरा, हाँ, जैसे हीरो होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, तो हीरो होंडा, हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया, तो स्प्लिट हो गए ना वो। मारुति सुजुकी हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। तो कह रहे हैं कि स्प्लिट होने के बाद कोई नई एंटिटी मार्केट में आई, ऐसा नहीं माना जाएगा। वो एंटिटी पहले से ही काम कर रही है, बस पहले वो कॉम्बिनेशन में काम कर रही थी, अब वो अलग अलग काम कर रही है। हाँ, ये चीज है, मतलब नाम बदल गया ना उनका। तो ऐसा नहीं मानेंगे कोई नई कंपनी बनाई गई है, कंपनी पहले से थी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बस आपने कुछ नहीं किया। तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जो स्प्लिटिंग के हिसाब से काम करेगी उसको हम स्टार्टअप का स्टेटस नहीं देंगे। अच्छा, मर्जर होगा तो भी स्टेटस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो कोई टाइम पीरियड देखना ही नहीं है आपको, स्प्लिटिंग चाहे कभी भी हो। ठीक है, तो स्प्लिटेड एंटिटी कभी भी स्टार्टअप नहीं बनेगी, कहने का मतलब ये है। हम्म? हाँ, अलग हो जाना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो आगे। फर्दर, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट एज अ स्टार्टअप, स्टार्टअप बनने के बाद आपको इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, पर वो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको अलग से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इस अथॉरिटी से। आईएमबीसी बोल देंगे शॉर्ट में इसको, इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। तो अगर कोई स्टार्टअप एंटिटी, ये स्टेटस, कोई एंटिटी स्टार्टअप का स्टेटस होल्ड कर रही है पर उसके पास ये स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो स्टार्टअप होते हुए भी इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाएगी। तो स्टार्टअप बनने के बाद आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो आपको स्पेशल इस अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा, वरना आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तो स्टार्टअप है, हम बिना सर्टिफिकेट लिए भी टैक्स बेनिफिट चाहते हैं, तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे फिर आपको। ठीक है, नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कोई भी एंटिटी इनोवेटिव काम कर रही है, ऐसा कब माना जाएगा? या तो आप किसी नए गुड में डील कर रहे हो,
या फिर आप किसी नई सर्विस में डील कर रहे हो, या आपके जो प्रोसेस है काम करने का जो तरीका है वो क्या है, कुछ नया है। तो कह रहे हैं या तो आप किसी नए गुड में डील कर रहे हो, या नई सर्विस में डील कर रहे हो, या काम करने का प्रोसेस नया है, तो आपको स्टार्टअप का स्टेटस मिल सकता है। ठीक है। या फिर बोल रहे हैं और आप जो किसी गुड में डील कर रहे हो वो तो पुराना है, या सर्विस में डील कर रहे हो वो भी एग्जिस्टिंग है मतलब पुरानी है, या प्रोसेस कर रहे हो वो भी क्या है, पर उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट कर दिया, और उस इंप्रूवमेंट की वजह से उस चीज की वैल्यू क्या हो गई, किसके लिए, कस्टमर के लिए, मतलब उसके यूज बढ़ गए। ठीक है। या उसका मान लो पब्लिक की नजरों में वैल्यू बढ़ गई उस चीज किसी भी तरीके से, तो उस केस में फिर क्या होगा, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी क्या माना जाएगा हमारे लिए, न्यू माना जाएगा, फिर आप स्टार्टअप बन सकते हो। तो यहाँ पे दो बातें हो रही है, या तो आप 100% किसी नई चीज में डील कर लो, पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है। आप कोई ऐसा कंसेप्ट लेकर के आओ मार्केट में जो आज तक कभी आया ही नहीं है, कोई ऐसा गुड ले आओ, कोई ऐसी सर्विस ले आओ आप। अब जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो जब ये आया था इससे पहले कोई ऐसी सर्विस थी इंडिया में, नहीं थी ना। वो लेटेस्ट, हाँ ओला उबर हो गया जैसे मान लो, ठीक है। तो वो यूनिक चीज लेकर के आए थे आप, तो उनको आप स्टार्टअप का स्टेटस दिलवा सकते हो। या फिर बोल रहे हैं कि आप जिस गुड में डील कर रहे हो वो तो पुराना है, या सर्विस में डील कर रहे हो वही पुरानी है, या जो काम करने का तरीका है वो भी पुराना है, पर उसमें आपने कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट कर दिए हैं जिससे उनका यूसेज बढ़ गया है, या उनकी वैल्यू बढ़ गई है कस्टमर के लिए, तो उसको भी फिर हम यूनिक मान के चलेंगे और आपको स्टार्टअप का स्टेटस दे देंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो हम कोई ब्रांड में, कोई ब्रांड के हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई लोगो है हमारा, उस लोगो के यूज से हम गुड्स के ऊपर पैकिंग करते हैं, उस लोगो की चिपकाते हैं और सामान बेच रहे हैं। अभी तक हमारे पास उस लोगो का कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, कुछ ट्रेडमार्क नहीं है उसका हमारे पास। अब ट्रेडमार्क ले लिया आपने उसका लोगो का, तो फिर आप यूनिकली उसमें डील करोगे ना ट्रेडमार्क आने के बाद, तो फिर आप स्टार्टअप बन जाओगे। तो मान लो हम किसी डिजाइन, हम कार के डिजाइन बनाते हैं, पर अभी तक पेटेंट नहीं है हमारे पास उसका, तो वो कार का डिजाइन कोई भी यूज कर सकता है हमसे बिना पूछे, बिकॉज पेटेंट नहीं है हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास कोई लोगो है, हम कोई गुड बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी पैकिंग के ऊपर वो लोगो प्रिंट करते हैं, पर उसका ट्रेडमार्क हमारे पास नहीं है अभी तक, तो क्या वो लोगो सिर्फ हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं? जब तक हमारे पास ट्रेडमार्क नहीं है उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ना। पर जैसे हमारे पास उस लोगो का ट्रेडमार्क आ जाएगा, या गाड़ी के डिजाइन का पेटेंट आ जाएगा, उसके बाद डील कौन कर पाएगा सिर्फ उसमें? और ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट कब मिलता है? जब आप किसी यूनिक चीज में डील करते हो, मतलब ऐसी गाड़ी का डिजाइन जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है और आपने भी वही बना दिया, और आप उसका पेटेंट चाहते हो, मिल जाएगा आपको पेटेंट। कोई लोगो जो मार्केट में पहले से चल रहा है, आपने भी वही लोगो बना दिया और उसका आपको ट्रेडमार्क चाहिए, मिल जाएगा। तो क्या वो लोगो यूनिक है फिर वहां पे? एनओसी में तो यूज करने के लिए लोगे ना, तो ओनर कैसे बनोगे इसके आप? यूज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो ओनर यूनिकनेस शो करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं कि या तो आप कुछ ऐसे काम कर लो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नया है, वो मार्केट में कभी आज तक आया ही नहीं है, या सर्विस है वो न्यू है, या काम करने का तरीका न्यू है, फिर तो बहस करने की दिक्कत ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है बहस करने वाली। जब हमारी चीज ही नहीं है, जो मार्केट में आज तक कभी आई नहीं है, फिर तो हम स्टार्टअप बनेंगे बनेंगे। ठीक है। अब समस्या कौन से केस में आती है? इस वाले केस में आती है कि आप एग्जिस्टिंग गुड में डील कर रहे हो, और आपने जो इंप्रूवमेंट किए गुड के अंदर, आप बोल रहे हो वो सिग्निफिकेंट है, पर अथॉरिटी बोल रही है वो सिग्निफिकेंट कैसे प्रूव करो आप हमें हमें। तो समस्या सेकंड वाले केस में आएगी। हमने किसी गुड में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट कर दी। अब मान लो कोई गुड है, हमने उसकी पैकिंग का शेप चेंज कर दिया, पैकिंग का कलर चेंज कर दिया, या उसके वेरिएंट निकाल दिए, फ्लेवर्स निकाल दिए, और हम क्या बोल रहे हैं, हमने इंप्रूवमेंट करी है। ठीक है। तो वो इंप्रूवमेंट बताओ यूसेबल है? क्यों नहीं है? कोई प्रोडक्ट है, उसके आपने डिफरेंट वेरिएंट निकाल दिए, फ्लेवर्स निकाल दिए आपने उसके, प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग था पहले से, फ्लेवर बढ़ गया, उसकी यूसेज भी क्या होगी, कस्टमर के लिए तो वैल्यू बढ़ेगी ना उस चीज की। तो वो यूज वहां पे एग्जिस्टिंग चीज में क्या हो गया है, इंप्रूवमेंट हो गया, ऐसा माना जाएगा, और आपको स्टार्टअप का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने किसी प्रोडक्ट के अंदर उसके फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए, उसके वेरिएंट लॉन्च कर दिए, आपने उसके यूसेज इंक्रीज कर दिए किसी भी वजह से, और वो गवर्नमेंट की नज़रों में, अथॉरिटी की नज़रों में भी सही है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपने की है, फिर आपके बिजनेस को हम स्टार्टअप का स्टेटस दे देंगे। तो हमारे लिए इंप्रूवमेंट हुई है वो मैटर नहीं करता, जिस चीज को हम इंप्रूवमेंट बोल रहे हैं, क्या अथॉरिटी भी उसको इंप्रूवमेंट बोल रही है कि नहीं बोल रही? वरना हम तो मान लो थोड़ा बहुत जो फॉन्ट है, पैकिंग में सामान बेचते हैं, जो पैकिंग पे उस पे लिखा हुआ है सब कुछ, का फॉन्ट चेंज कर दिया हमने, हम बोल रहे हैं हमने इंप्रूवमेंट कर दी। ठीक है। तो फॉन्ट का आपने साइज चेंज कर दिया,
या फ़ॉन्ट आपने चेंज कर दिया, लिखने का तरीका बदल दिया, तो उससे कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो रही है चीज़ के अंदर? वो तो पैकिंग पे आपने कुछ चेंज किया है ना, उसके अंदर जो गुड है उसमें आपने क्या चेंज किया? कुछ भी चेंज नहीं किया, तो उसको इंप्रूवमेंट नहीं बोला जाएगा। आपने प्राइस कम कर दिया, हम बोल रहे हैं कि प्राइस कम करना पब्लिक के लिए वेलफेयर है, ठीक है? उससे पब्लिक की भलाई हो रही है, इसको आप इंप्रूवमेंट मान लो। तो मानेंगे इंप्रूवमेंट इस चीज़ को? नहीं बनेगा। पैकिंग पे चेंज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैकिंग के अंदर जो सामान है उसमें आपने क्या चेंज किया है? क्या उससे पब्लिक का यूसेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? वो मैटर करेगा हमारे लिए, ठीक है? हाँ, वो तो बिज़नेस की बात हो रही है ना। अब वो तो कभी भी ले सकते हो आप, बस स्टार्टअप का स्टेटस चाहिए, तो विदिन 10 ईयर होना पड़ेगा फिर आपको। जो इंप्रूवमेंट करनी है वो 10 साल के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, वरना वैसे ट्रेडमार्क की तो कोई लिमिट है ही नहीं लेने की तो, ठीक है? उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि स्टार्टअप का स्टेटस खत्म कब हो जाएगा? या तो आपको 10 साल बिजनेस को बने हुए 10 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है? या फिर किसी भी साल आपकी जो टर्नओवर है वो क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी। या फिर मर्जर हो गया है तो, या फिर आपकी कंपनी क्या बन गई, लिस्टेड बन गई है तो भी क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसमें 2 पॉइंट आप इसमें ऐड कर लेना, और कि कब किसी एंटिटी का स्टार्टअप का स्टेटस खत्म हो जाता है। तो 2 केस तो लिखे हुए हैं, बने हुए 10 साल पूरे हो गए, या आपके बिजनेस के टर्नओवर किसी भी साल में 100 करोड़ से ऊपर चली गई तो उस साल से आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा। उसके अलावा 2 केस और बन जाएंगे, मर्जर वाला, मर्जर और एक्विजिशन, या फिर आप लिस्टेड कंपनी बन गए हो, तो भी आपका स्टार्टअप का स्टेटस खत्म हो जाएगा। फिर चाहे टाइम पीरियड पेंडिंग पड़ा है, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है? हाँ, चलो बाकी फिर कल पढ़ते हैं।